हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड अप स्टडी ने पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, और अगर अभी तक आपने उनको ऑर्डर नहीं करवाया है और आप करवा सकते हैं, ठीक है। आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। क्लियर है? देखो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका नहीं पता होता, यानी कि राइट अप्रोच ही उनको नहीं पता होती कि हमने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑर्डर वो करवा लेते हैं, लेकिन एज अ मेंटोर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बताना कि मॉक टेस्ट को सही वे से अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो कंटेंट मॉक टेस्ट में होता है शायद वो सेम टू सेम हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है, नो डाउट, लेकिन मॉक टेस्ट के पीछे जो एक्चुअल में रीजन होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 15 दिन में वो 15 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि 15 मॉक टेस्ट है फॉरेस्ट गार्ड के, वो क्या करेंगे कि सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन को सोल्व कर देंगे वो सभी मॉक टेस्ट के, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, मॉक टेस्ट कब लगाना होता है? आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, आपने 1 से लेके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपने अच्छे से रिवीजन कर ली है। अब जो फाइनल स्टेप बचता है वो बचता है मॉक टेस्ट। ठीक है, ये लास्ट स्टेप होता है जिससे आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो परफेक्ट तक आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना होता है। ठीक है, आप लगभग मान के चलो कि वंस इन एवरी वीक। तो पहला पॉइंट क्या है? वंस इन एवरी वीक। ठीक है, तो कम से कम आपको एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात कि एक हफ्ते में आप एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डे आपने खुद चूज करना है, चाहे आप मंडे को लगाओ चाहे आप संडे को लगाओ, ये आपने अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मॉक टेस्ट का वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे देखो आप, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखना आप। तो सेकंड पॉइंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट कैसा? देखो आपको पता है कि आपके पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जीके आती है, ठीक है, फिर साइंस आती है, फिर मैथ्स आता है, फिर रीजनिंग आती है। ठीक है, इंग्लिश के 16 क्वेश्चन, हिंदी के 16 क्वेश्चन, जीके के 16 क्वेश्चन, साइंस के 8 क्वेश्चन, मैथ्स के 8 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 16 क्वेश्चन। अब यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट ये देखनी होती है कि अगर मैंने इंग्लिश को सोल्व करना है तो इंग्लिश में मैक्सिमम मेरे 10 मिनट जाने चाहिए। इसके ऊपर मैं एक भी मिनट इस सेक्शन को नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो मेरे बाकी सेक्शन पे इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो याद रखना कि इंग्लिश में आपको सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम लगाना है, वैसे ही हिंदी में भी आपको 10 मिनट का ही टाइम लगाना है, वैसे ही जीके में भी आपको कम से कम 10 मिनट का ही टाइम लगाना है। यहां से आपके 30 मिनट चले जाएंगे। कितने भाई? 30 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है और जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होते हैं। कौन से सेक्शन? ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होते हैं, तो जिस कारण से इनको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। क्लियर है? तो 30 मिनट आपने इनको दे दिए, 3 सेक्शन को। अब साइंस और मैथ, साइंस के 8 क्वेश्चन हैं, 5 मिनट में आसानी से ये कवर हो जाएंगे, यानी कि यहां पर आपके 35 मिनट चले गए और बचे कितने? कुल 25 मिनट बचे हैं। कितना टाइम बचा? भी कुल 25 मिनट बचे हैं, और ये 25 मिनट आपको लगाने हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। और अगर आप सही तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो एक बात आपने नोट की होगी कि मैथ्स बड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और अगर हम फाइनल एग्जाम में भी मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते हैं, बाकी अटेम्प्ट होते ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही 60 मिनट है। तो टाइम मैनेजमेंट जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही आपको सीखना है कि मैंने किस प्रकार से टाइम को डिवाइड करना है ताकि फाइनल में मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जिस कारण से हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह देखना है कि किस सेक्शन में कितना कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और लास्ट में जो 25 मिनट बचते हैं इसको मैंने किस प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग को देने हैं। हम बात करेंगे रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको पता है कि पजल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के 16 क्वेश्चन है, तो कम से कम मान के चलो कि 15 मिनट तो इसको देने पड़ेंगे। कितने मिनट? 15 मिनट इसको देने पड़ेंगे। तो रीजनिंग को आप 15 मिनट दे सकते हैं, और यहां पर मैथ्स को आप 10 मिनट दे सकते हैं। 8 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं कुल 10 मिनट में। अगर आप मैथ्स के 8 क्वेश्चंस को 10 मिनट से ज्यादा टाइम देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉपर तरीके से यहां पर टाइम को मैनेज कर सकते हो ही नहीं सकता। अगर एग्जामिनर हिंदी का थोड़ा सा लेवल उठा दे तो आप यहां पर टाइम 15 मिनट लगा दोगे। अगर आप हिंदी में 15 मिनट लगा रहे हो तो फिर आगे जाके ये जो 25 मिनट है ये कम होके 20 मिनट बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? ये 20 मिनट बच जाएंगे, और यहां पर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे और आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेशर की वजह से पेपर भी खराब हो सकता है। बेशक आपने 1 साल पढ़ाई की है, 2 साल की है, लेकिन अगर प्रेशर को कंट्रोल करना आपको नहीं आता तो आप इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की। क्लियर बात है? तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखनी है, और ये कैसे सीखोगे? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और वहां पे देखोगे कि सर मैंने सभी अच्छे से कर लिए लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, टाइम पूरा हो गया लेकिन मैथ्स में सिर्फ 8 में से 2 क्वेश्चन ही सोल्व हुए। ठीक है, तो फिर आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अपने माइंड में देखना पड़ेगा कि हाँ मैंने सबसे पहले इंग्लिश करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर जीके करनी है, फिर साइंस करनी है, और इनको मैंने इतना ही समय देना है, इसके ज्यादा समय मैं इसको नहीं दूंगा, और अगर दूंगा तो आगे जाके मैं प्रेशर में आ जाऊंगा और मेरे से पेपर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, तो थर्ड पॉइंट क्या है? आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज वाले पोर्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है आपके पास एनालाइज नंबर फर्स्ट, और दूसरा है आपके पास एनालाइज नंबर 2। अब सबसे पहले आपको यहां पर किन चीजों को एनालाइज करना है? ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप गलती से भी गलती कर बैठते हो। नोट माय पॉइंट। आप गलती से भी गलती कर बैठते हो और बाद में ऐसे मत्था मारते हो कि हाँ ये तो प्रश्न मुझे आता था लेकिन वहां पे मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा, जिस कारण से मेरा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको एनालाइज नंबर 1 में ये एनालाइज करना है कि गलती से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं जो कि आपको आते थे, लेकिन गलती से या तो आपने नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन में आपको पता है ना कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपने नहीं पढ़ा और नीचे आपने उसका पर्यायवाची शब्द को टिक कर दिया। आपको आता था लेकिन आपने क्वेश्चन को प्रेशर की वजह से सही नहीं पढ़ा, जिस कारण से आता हुआ प्रश्न भी आपने गलत कर लिया। तो एनालाइज नंबर 1 में आपने ये एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन मेरे अपनी खुद की गलती से गलत हो गए। जो नहीं आते थे वो तो अलग बात है, ठीक है, जो नहीं आते थे वो आपने एनालाइज करना है। यहां पर एनालाइज नंबर 2, यहां पर आपने एनालाइज करना है कि हाँ ये जो प्रश्न थे ये मेरे से नहीं हुए क्योंकि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया। मान लो कि घोष और अघोष से प्रश्न जो है वो आपसे गलत हो गया, लेकिन आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ था, लेकिन एग्जाम में आपने मॉक टेस्ट लगाया ये वाला, ठीक है, और आपसे वहां पे नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने घोष और अघोष टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, उस पे आपको फिर और वर्क करना है।
और वर्क करने के लिए टाइम चाहिए। तभी मैंने आपको बोला कि एक हफ्ते में आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, बाकी 6 दिन आपने एनालाइज करना है। और जो गलतियां हुई हैं, ये जो गलतियां हुई है ना, ये वाली जो गलतियां हुई हैं, इस पे आपने वर्क करना है। जब वर्क अच्छे से हो जाएगा, देन नेक्स्ट वीक आपने अगला मॉक टेस्ट लगाना है और वहां पर देखना है कि क्या मैंने जो पिछले मॉक टेस्ट में गलतियां करी थी, क्या मैं इस मॉक टेस्ट में वो गलतियां कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। और अगर कर रहे हो तो फिर से आपको और जोर लगाना है और देखना है कि अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इन टॉपिक्स में मेरी गलती नहीं होनी चाहिए और गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो 15 मॉक टेस्ट है आपके फॉरेस्ट गार्ड के, 22 मॉक टेस्ट है आपके पुलिस कांस्टेबल के, और हिमाचल प्रदेश का कोई पहला एक इंस्टीट्यूट होगा जो कि आपको रियल एग्जाम जैसी फीलिंग दे रहा होगा, क्योंकि आपको घर बैठे आपके घर तक मॉक टेस्ट हम हार्ड बुकलेट के फॉर्म में पहुंचा रहे हैं, ताकि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आप घर में ही 15 बार फाइनल एग्जाम जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। और घर में क्रिएट किया हुआ माहौल, वहां पर आप गलती करो ना तो उसको आप सुधार सकते हो, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में गलती हो तो उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता, फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मुहिम है कि घर घर बैठे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने हैं, ये ग्रेड ऑफ स्टडी की लॉन्च हुई है अभी। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वहां से आप ऑर्डर करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ। अब लास्ट में लास्ट पॉइंट क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा, एक मिनट रुकना। लास्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट देखना, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास? फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको अपना ग्राफ देखना है। क्या देखना है? अपना ग्राफ देखना है। ग्राफ मतलब कि आपने कुल 15 मॉक टेस्ट लगाए। कितने लगाए? आपने कुल 15 मॉक टेस्ट लगाए। पहले में आपके आउट ऑफ 100 50 नंबर आए। एक हफ्ता आपने अच्छे से उसको इंप्रूव किया, एनालाइज किया, उस पर वर्क किया। अगली बार आपके नंबर चले गए 53। आपने इसमें जो गलतियां हुई थी आगे आपने इंप्रूव किया, फिर आपके नंबर चले गए 55। आपने और इंप्रूव किया, फिर आपके नंबर चले गए 60। आपने और इंप्रूव किया, फिर आपके नंबर थोड़े से पीछे आ गए, 58 आ गए। और आपने देखना कि यहां पे क्यों मेरे नंबर वापिस आए, उस पर भी काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपके नंबर आगे चलेंगे, नहीं। अगर आपके आज 60 नंबर आए हैं तो अगले मॉक टेस्ट में 55 भी आ सकते हैं। वहां पर भी आपको एनालाइज करना है कि कौन से सेक्शन में मेरी गलती हुई है। ठीक है, तो इतना ज्यादा एनालाइज करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट 15 लगाओगे या फिर पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 22 लगाओगे, उसमें आप देखना कि आपके मार्क्स कहां तक जा रहे हैं, क्योंकि आपने उससे पहले 14 बार अपने आप को एनालाइज किया है, उस पर वर्क किया है। और जो लास्ट मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ, क्या अभी मैं फाइनल एग्जाम में बैठने के लायक हूं या फिर नहीं हूं। ठीक है, तो इस कारण से आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट को पीडीएफ की फॉर्मेट में लगाना है वो भी लगा सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना है, वहां पर पीडीएफ की फॉर्मेट में भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ड बुकलेट में लीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब आपके हाथ में हार्ड बुकलेट होगी तो जो चीजें आपने एनालाइज करनी है वो आप उस पे बाद में लिख भी सकते हो कि हाँ मैंने ये इसमें एनालाइज करना है, और वो चीजें आपके सामने रहेगी। आपने जैसे आज मॉक टेस्ट लगा लिया, जो चीजें वहां पे गलत हुई वो आपने वहां पे लिखना है, फिर हाँ यहाँ पे ये होना था, ये मैंने गलती कर दी, और उस पे आपने एनालाइज करना, इंप्रूवमेंट करनी है, देन आपने अगला मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मॉक टेस्ट को सही तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं और आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि काफी सारे नए नए बच्चे होते हैं, फ्रेशर होते हैं, 18 साल की उम्र है, 19 साल की उम्र है, उनको नहीं पता होता और ना ही उनको कोई गाइड करने वाला है। तो एज ए मेंटोर मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं गाइड करूं, जहां पर भी आप नीचे गिरोगे आपको उठाने के लिए मेरा नीचे हाथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है, जो ग्रेड ऑफ स्टडी की जिम्मेदारी है,
वो हमेशा वो निभाता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिमाचल।